नमस्कार, आप देख रहे हैं रितम और मैं हूं आपके साथ चेतना मनकोटिया। गोवा में शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ के सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक को संबोधित करते हुए भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को लेकर चीन, पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि किसी भी कीमत पर सीमा पार से आने वाले आतंकवाद को स्वीकार नहीं किया जा सकता। सीमा पार से होने वाली आतंकवाद की सभी गतिविधियां तत्काल प्रभाव से बंद की जानी चाहिए। जयशंकर ने कहा कि हमारे सदस्य देशों को ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि एससीओ की स्थापना का मूल उद्देश्य ही आतंकवाद से लड़ाई है। जयशंकर ने कहा कि दुनिया भर में कई चीजें हो रही हैं जो वैश्विक व्यवस्था को प्रभावित करने वाली हैं, जिनके कारण वैश्विक व्यवस्था में खाद्य, भोजन और ऊर्जा की सप्लाई बाधित हो रही है। हमें इस पर काम करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने अफगानिस्तान का भी जिक्र किया और कहा कि हम अफगानिस्तान की मानवीय सहायता करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। आज देश विदेश में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जा रही है। आज ही के दिन भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। वहीं इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को इस पर्व की शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि संपूर्ण देशवासियों को इस पर्व की शुभकामनाएं और भगवान बुद्ध के आदर्श हम सभी को प्रकाश और शक्ति प्रदान करते रहें। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की शुभकामनाएं देते हुए अपने संदेश में कहा कि भगवान बुद्ध करुणा की प्रतिमूर्ति थे और उन्होंने मानव जाति को सहिष्णुता और सदाचार का मार्ग दिखाया। बता दें कि आज ही के दिन गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और आज ही के दिन बुद्ध का परिनिर्वाण हुआ था। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने न्यूयॉर्क टाइम्स के अध्यक्ष एजी सुल्जबर्गर को उनके झूठे दावों के लिए आड़े हाथों लिया। अनुराग ठाकुर ने ट्विटर पर लिखा कि भारत के वैश्विक उत्थान और उसके आर्थिक महाशक्ति में तब्दील होने को पचाने में असमर्थ दुनिया के कुछ पुराने मीडिया घराने भारत के खिलाफ एक व्यवस्थित दुष्प्रचार अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि न्यूयॉर्क टाइम्स, जिसने तथ्य मुक्त और मनगढ़ंत भारत विरोधी कहानियां लिखने के लिए अपनी अलग जगह बनाई है, उसने बेशर्मी से तथ्यों को विकृत करने के लिए यूनेस्को के मंच का दुरुपयोग किया। बता दें कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी यूनेस्को के एक कार्यक्रम में बोलते हुए सुल्जबर्गर ने कहा था कि भारत में पत्रकारों से आतंकवादियों जैसा व्यवहार किया जाता है। सूडान में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारतीय वायुसेना ने ऑपरेशन कावेरी अभियान तेज कर दिया है। इसी कड़ी में सूडान में 9 फंसे हुए भारतीयों का एक समूह जेद्दाह से मुंबई लौटा। वहीं अब तक भारत ने युद्धग्रस्त सूडान से लगभग 3,800 नागरिकों को सफलतापूर्वक निकाल लिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्वीट कर बताया कि सूडान से 47 लोगों को लेकर IAF का C-130J विमान जेद्दाह से दिल्ली के लिए रवाना हो चुका है। ऑपरेशन कावेरी के तहत अब तक सूडान से करीब 3,800 लोगों को बचाया गया है। वहीं इससे पहले गुरुवार को सूडान में फंसे 192 भारतीय अहमदाबाद में उतरे। उन्हें भारतीय वायुसेना के C-17 विमान से पोर्ट सूडान से अहमदाबाद लाया गया। खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज सुबह लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 के लिए प्रतीक चिन्ह, जर्सी, शुभंकर, टॉर्च और एंथम का शुभारंभ किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समेत कई अन्य गणमान्य अतिथि समारोह में शामिल रहे। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि कभी इस राज्य को दंगों के लिए जाना जाता था, पर अब यहाँ के दंगल के लिए जाना जाएगा, जो हमारे पहलवान आकर करेंगे। कभी यहाँ पर गोलियां बरसती थी, दूसरे ढंग से अब हमारे राइफल शूटिंग में हमारे मेडलिस्ट यहाँ से खड़े होंगे और मेडल जीतने का काम करेंगे। वहीं दूसरी ओर सीएम योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश ने हर जनपद में एक स्टेडियम निर्माण की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है, जिससे 58,000 ग्राम पंचायतों में खेल के मैदान के निर्माण को एक गति मिली है। बता दें कि तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 23 मई से 3 जून तक खेले जाएंगे। ऑस्ट्रेलिया में एक बार फिर मंदिरों में तोड़फोड़ की गई। पश्चिमी सिडनी के रोज हिल उपनगर के बाप्स स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की घटना सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक शुक्रवार की सुबह बाप्स स्वामी नारायण मंदिर पर अलगाववादी समर्थकों ने हमला किया और तोड़फोड़ की। साथ ही मंदिर के गेट पर अलगाववादियों का झंडा लटका हुआ था।
बता दें कि इससे पहले भी कई बार ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों को निशाना बनाया जा चुका है। इस साल जनवरी में भी मेलबर्न में बाप्स स्वामी नारायण मंदिर में तोड़फोड़ की घटना सामने आई थी, जिन पर बाप्स ने हमला की निंदा की थी और एक बयान में कहा था कि हम बर्बरता और घृणा के इन कृत्यों से दुखी और स्तंभ हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दक्षिण कोरिया के उप प्रधानमंत्री चू क्यूंग हो के साथ मुलाकात की और दक्षिण कोरिया के इंचियोन में एडीबी की 56वीं वार्षिक बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान सीतारमण ने विनिर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, फार्मास्यूटिकल्स सहित अन्य क्षेत्रों में निवेश के लिए भारत में अधिक अवसरों पर जोर दिया। इसके अलावा दक्षिण कोरिया के वित्त मंत्री ने कहा कि दोनों देशों को सहयोग और संबंधों को व्यापक बनाना जारी रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कोरिया को भारत में निवेश के अवसरों में भाग लेने का अवसर मिलेगा और आर्थिक सहयोग को व्यापक बनाना सार्थक सिद्ध होगा। पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के दिग्गज नेता और विधानसभा के पूर्व स्पीकर चरणजीत सिंह अटवाल भाजपा में शामिल हो गए हैं। दिल्ली भाजपा मुख्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। बता दें कि अटवाल लोकसभा के पूर्व डिप्टी स्पीकर भी रहे हैं। साथ ही बताया जा रहा है कि बादल परिवार की अनदेखी के कारण पिता पुत्र ने भाजपा ज्वाइन करने का फैसला किया। चरणजीत सिंह अटवाल का परिवार आजादी के बाद से ही शिरोमणि अकाली दल के साथ जुड़ा था। जम्मू कश्मीर में लगातार आतंकियों के खिलाफ सुरक्षा बलों का अभियान जारी है। शुक्रवार को राजौरी जिले के कंडी इलाके में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच तलाशी अभियान के दौरान मुठभेड़ शुरू हो गई थी। जवानों ने मोर्चा संभाला और इस मुठभेड़ में 2 आतंकवादियों को मार गिराया। बता दें कि इस मुठभेड़ में सेना का एक अधिकारी घायल हुआ है। घायल अधिकारी को इलाज के लिए तत्काल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। आईपीएल सीजन 16 का 48वां मुकाबला आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच शाम 7:30 बजे जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में खेला जाएगा। अंक तालिका की बात करें तो गुजरात टाइटंस पॉइंट्स टेबल में पहले और राजस्थान रॉयल्स चौथे नंबर पर मौजूद है। दोनों ही टीमें अब तक 9 मैच खेल चुकी हैं। इसमें गुजरात ने 6 जीत अपने नाम की हैं और राजस्थान के पास 5 जीत मौजूद हैं। ऐसे में देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कौन सी टीम किस पर भारी पड़ेगी। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार गिरावट जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार बीते 24 घंटे के अंदर कोरोना के 3611 नए मामले सामने आए हैं, जो बीते दिन से कम हैं। ऐसे में रिकवरी रेट में भी सुधार नजर आ रहा है। बता दें कि अब तक एक्टिव मामलों की संख्या घटकर 33,232 हो गई है। वहीं इससे पहले बीते गुरुवार को कोरोना वायरस के 3,962 नए मामले दर्ज किए गए थे। राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन पर ड्रोन हमले के जवाब में रूस ने यूक्रेन के ओडेसा स्थित यूनिवर्सिटी कैंपस और राजधानी कीव पर ताबड़तोड़ हमले किए। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति भवन क्रेमलिन पर ड्रोन हमले के जवाब में रूस ने यूक्रेन की यूनिवर्सिटी कैंपस और राजधानी कीव पर हमले किए। बता दें कि इससे पहले इसी बीच रूसी सेना ने यूक्रेन के साउथ खेरसोन के इलाके में हमला किया, जिसमें 21 लोगों की जान चली गई थी और 48 लोग बुरी तरह से जख्मी हो गए थे।